मेरे चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का अध्याय नंबर 14 सुमित्रा नंदन पंत जी जिसके कवि है। ये बहुत ही सुंदर कविता है इनकी। कविता का विषय क्या है? संध्या के बाद। कविता का जो प्रकरण है उसका नाम है संध्या के बाद। संध्या जैसा कि आप सभी जानते होंगे, संध्या कहते हैं सांझ के समय को। शाम का जो समय होता है, सांझ का जो समय होता है, ढलती हुई जो धूप होती है, उस समय का जो वर्णन है वो कवि करते हैं। और ये जो कविता है वो इनके ग्राम्य से ली गई। ग्राम्य जो इनकी रचना है, ग्राम्य उसमें से संकलित है, ये उसमें से ली गई है। इसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन है, कवि है वो करते हैं पंत जी। कविता का अध्ययन करने से पहले हम कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है, इनका जीवन परिचय है वो जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन परिचय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम की दृष्टि से भी आपके एग्जाम में भी ये आता है 3 नंबर या 5 नंबर, 3 से 5 नंबर तक का कवि परिचय का प्रश्न है वो आता है, तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर आप कोई प्रतियोगिता एग्जाम दे रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हो, तो उसकी दृष्टि से भी है वो जीवन परिचय है, जीवनी है वो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है सुमित्रा नंदन पंत जी की। आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि सुमित्रा नंदन पंत जी है वो छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका स्थान है। छायावाद है जिसे एक स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, प्रकृतिवाद भी कहा जाता है। तो इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं पंत जी की वो प्रकृति से ही संबंधित है। प्रकृति का उन्होंने उन्मुक्त होकर वर्णन है वो किया है, स्वतंत्रता पूर्वक वर्णन है वो किया है। तो जैसा कि हम इस कविता के माध्यम से भी देखेंगे कि इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है, कवि पंत जी करते हैं। लेकिन इनका जीवन परिचय है वो जान लेते हैं हम। तो जीवन परिचय में जन्म इनका आता है पहले कवि सुमित्रा नंदन पंत जी था। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है, इनका जन्म है वो हुआ था 20 मई 1900 को। 20 मई 1900 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में। कोसानी में इनका जन्म हुआ था। देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक नाम था गुसाई दत्त। गुसाई दत्त था। गुसाई दत्त नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इन्होंने साहित्य रचना करते हैं तो पंत जी के नाम से ये लिखने लगते हैं। इनके पिता का नाम, पिता थे इनके गंगाधर जी थे इनके पिता, और माता का नाम था सरस्वती देवी। माता सरस्वती देवी। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। बाद की उच्च शिक्षा के लिए अपने भाई के साथ, अपने मंझले भाई के साथ काशी के क्वींस कॉलेज में है वो दाखिला लेते हैं। और बाद की इनकी जो पढ़ाई है वो बाद की पढ़ाई के लिए कहाँ आते हैं? काशी आते हैं। काशी में आते हैं। काशी में क्वींस कॉलेज था। क्वींस कॉलेज से की थी। बाद की पढ़ाई इन्होंने क्वींस कॉलेज से की थी। अगर ये देखा जाए तो और उसके बाद में वो इलाहाबाद आ गए थे। और इलाहाबाद इनकी कर्म भूमि भी रही है। इलाहाबाद में इन्होंने अपने आगे का जीवन है वो व्यतीत क्या था? इलाहाबाद में रहकर ही इन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश है वो किया था। इन्होंने देखिए 1921 में असहयोग आंदोलन चला था। हम सभी
पीछे नहीं छोड़कर है असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है वो हिस्सा लिया था, भाग लिया था, और इसके कारण है इन्हें इनकी पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती है। असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही रहकर देखिए इन्होंने हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का अध्ययन है वो किया था। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला का अध्ययन इन्होंने कहाँ किया था, इन भाषाओं का अध्ययन है वो कहाँ किया था, अपने घर पर ही रहकर किया था। संस्कृत भाषा का ज्ञान भी इन्होंने अपने घर पर ही रहकर है वो किया था, संस्कृत भाषा का ज्ञान भी इन्होंने सीखा था। इलाहाबाद में और देखिए इन्होंने आकाशवाणी में भी अपना है वो पद है वो संभाला था, आकाशवाणी में भी इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में है वो कार्य किया था। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा इनको बचपन से ही है वो आकर्षित करती आई है और ये पंत जी को प्रभावित करती रही है। इसका प्रभाव इनके जीवन पर्यंत रह रहा है। इनकी रचनाओं पर देखा जाता है प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है, उन्मुक्त, मनोहारी, मन को हरने वाला, मन को मोहित करने वाला चित्रण इन्होंने किया है। तो इनका जो बचपन में जो अल्मोड़ा की जो सुषमा थी, प्राकृतिक सौंदर्य था, इसका प्रभाव इनके जीवन भर है वो पड़ा रहा, इसका प्रभाव हम जीवन भर है वो देखते हैं। और इन्होंने 1938 में मासिक पत्रिका रूपाब का संपादन भी किया था। 1938 में मासिक पत्रिका रूपाब, आपने जरूर नाम है वो सुना होगा, रूपाब का संपादन भी किया था। रूपाब का संपादन भी इन्होंने किया था। ऐसे बाद चौथी कक्षा से पंत जी है वो कविता लिखना प्रारंभ करते थे। जब ये छोटे से थे, मात्र चौथी कक्षा में पढ़ते थे, छोटे से थे, तभी से इन्होंने काव्य लेखन है वो शुरू कर दिया था। और जब ये बड़े होते हैं तब तक उनका काव्य के क्षेत्र में है उत्कृष्टता है इन्होंने हासिल कर ली थी। 1916 में लिखी गिरजे का घंटा शीर्षक कविता उनकी प्रथम कविता मानी जाती है। अगर इनकी प्रथम काव्य रचना की बात की जाए तो गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। अगर पूछा जाए आपको कि पंत जी हैं उनकी प्रथम कविता कौन सी है, तो गिरजे का घंटा इनके प्रथम कविता है, जो इन्होंने कब लिखी थी, 1916 में लिखी थी। 1916 में लिखी थी ये, तो इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। और इनकी जो काव्य रचना की जो यात्रा है इनको 4 खंडों में बांटा जाता है। जो इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की आती है, जिसमें इन्होंने भाव और सौंदर्य तक का वर्णन है वो है, चेतना से भरपूर कविताएं हैं वो लिखी है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत का अटल विश्वास है वो व्यक्त हुआ है। प्रमुख संग्रह है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन है। इनकी रचनाएं है वो क्रमबद्धता से भी है वो पूछी जाती है। और देखिए इन्होंने है वो 1950 से 57 तक आकाशवाणी में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया था। 1950 से 1957 तक, 1950 से 1957 तक आकाशवाणी परामर्शदाता के रूप में इन्होंने कार्य है वो किया था 1950 से 1957 तक। 1958 में डूबवाणी से वाणी काव्य संग्रह है चिदम्बरा है वो प्रकाशित हुई थी इनकी। और देखिए इनको चिदम्बरा के लिए 1958 में जो प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1961 में इसको है वो पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं इनकी रचनाओं में, इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो इनकी जो चिदम्बरा है वो चिदम्बरा कब हुई थी प्रकाशित, 1958 में। और 1961 में इस पर वो साहित्य का पुरस्कार है वो मिला था, इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार है वो इन्हें मिला था। इसके बाद है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी है वो मिला था। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया था। पद्म भूषण 1961 में ही मिला था, ये भी पद्म भूषण भी है वो कब मिला था, 1961 में ही मिला था। इसके बाद में 1964
रचना इनके प्रथम चरण में आती है। प्रथम चरण में 1920 से 1932 तक की रचनाएं आती है, जिसमें उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक, उच्छ्वास से गुंजन तक की रचनाएं हैं वो इनके प्रथम चरण में आती है, जिसमें वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है और गुंजन उच्छ्वास ये द्वितीय चरण की आती है। तो इसमें कविताएं नवीन जीवन तथा युग परिवर्तन की धारणा से प्रभावित है, ठीक है ना। इनकी दूसरे चरण की कविताएं हैं वो नवीन परिवर्तन की धारणा की कविताएं मानी जाती है। सामाजिक रूप देने की इन्होंने कोशिश की है द्वितीय चरण की कविताओं में। कविताओं पर प्रगतिवाद एवं मार्क्सवाद का प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है द्वितीय चरण की कविताओं में। और ये युगांत यानी 1936 से लेकर है आपकी 1940 तक की है रचनाएं आती है द्वितीय चरण में, यानी कि सेकंड चरण में इनके 1936 से 40 तक की रचनाओं को है वो इनके द्वितीय चरण में शामिल किया जाता है। इसमें 1936 में युगांत है, दूसरी आती है युगवाणी है जो 1939 में आती है, ग्राम्य है वो 1940 में से। इसी दौरान है इन्होंने रूपा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था। तीसरा जो नाम है पंत जैसे जो बहु कवि थे, अधिक समय तक ये मार्क्सवाद या इनके बंधनों में बंधकर है वो नहीं रह सकते थे, तो अधिक समय प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में बंधना इनको उचित नहीं लगता था। वे पुनः अपनी मूल धारा की काव्य की रचना करने लगते हैं। और द्वितीय चरण की कविताओं में स्वर्णदली, युगपत, अतिमा, उत्तरा आदि कविताओं को शामिल है वो किया जाता है। चौथे चरण की अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो कला और गूढ़ाचारण से लेकर लोकायतन, अभी मैंने बात की थी ना लोकायतन महाकाव्य प्रकाशित हुआ था इनका कब 1964 में लोकायतन महाकाव्य प्रकाशित हुआ था पंत जी का। तो कला और गूढ़ाचारण से लेकर लोकायतन तक के चौथे चरण में चेतना मानवतावाद की तरफ प्रवृत्त हुई। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लोक मंगल की कामना करता है। चिदंबरा में इनकी कविताओं का संकलन है वो मिलता है। इनकी काव्य रचनाएं आपको पढ़नी है, इनकी कविताओं का अध्ययन करना है तो चिदंबरा इनका जो काव्य संग्रह है इसको आप देख सकते हैं, इसमें इनकी कविताओं का संकलन है वो मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कवि रचना विकास के क्रम में विचारों के विषय प्रगतिशील रहे। यानी निराला पंत में अंतस्पर्श दिखता है कि निराला का परिवर्तन है एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता है, तो वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता अनिश्चितता देखने को मिलती है। कुछ व्योपत प्रकृति के चितेरे कवि हैं वो कहे जाते हैं। इन्हें प्रकृति का एक चित्र में वर्णन है इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं हैं वो बहुत ही मनोहारी है। इनके जो विशेषताएं अगर इनकी रचनाओं में देखी जाए तो प्रकृति और सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाले है ये कवि कहलाते हैं। रचनाओं में सर्वप्रथम कला, उनके उपरांत विचार और अंत में भावों का स्थान इन्होंने दिया है। सबसे पहले इन्होंने कला को स्थान दिया है, उसके बाद में विचारों को स्थान दिया है, उसके बाद में इन्होंने भावों को स्थान दिया है। शिल्प को अधिक महत्व भी दिया है इन्होंने। अलंकृत एवं चित्रों में भाषा का प्रयोग है इन्होंने किया है। कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है, कहीं इन्होंने मानवीय अलंकार का प्रयोग किया है, कहीं इन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरी ढंग की कविता में प्रगतिवादी प्रभाव भी देखने को मिलता है। और इनके काव्य के विषय में एक शैलीगत गतिशीलता वह हमेशा विद्यमान रही है। बौद्धिकतावाद अध्यात्मवाद के समन्वय का प्रयास भी इन्होंने किया है। बौद्धिकतावाद और अध्यात्म दोनों को मिलाने का कार्य इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। रूपों एवं प्रतीकों का प्रयोग भी इनकी कविताओं में देखा जाता है। प्रतीकों के माध्यम से भी इन्होंने अपनी बात कहने की चेष्टा की है। पंत जी अभी देखो हमने इसके पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। तो प्राण ये जो अवशेष संध्या की बात कविता है वो इनकी ग्राम्य जो काव्य संग्रह है उससे संकलित है, उससे ली गई है। तो ये कविता है इसमें देखिए प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन करते हैं। जब शाम का समय जब होता है, संध्या है ढलती है, शाम के समय सूर्य है वो पश्चिम दिशा में है, वो धीरे धीरे है जाता हुआ दिखाई देता है। लालिमा युक्त उसका रंग हो जाता है, आसमान को भी लाल कर देता है, लालिमा युक्त आसमान दिखाई देता है। तो उस समय है वो ग्राम का जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है वो किस प्रकार का हो जाता है, किस प्रकार के परिवर्तन है वो वहां देखने को मिलते हैं। ये सब इस कविता के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। कविता है वो थोड़ी बड़ी है लेकिन आज की कक्षा में हम इसके दो पद है उन्हीं का ही व्याख्या है वो देखेंगे। तो हम पहले पद की व्याख्या है वो देख लेते हैं कि सिमटा पग सांझ की लाली जा बैठे अब तरु शिखरों पर। तरु यानी क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे। तरु है वो कहते हैं पेड़ का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची है। शिखर यानी कि ऊंची चोटी, यानी कि पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है
मानो पेड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया है। ताम्र वर्ण पीपल से शतमुख, जरते चंचल स्वानी निर्जर। ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण परिवेश का वर्णन है कवि यहाँ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ताम्र वर्ण, ताम्र होता है तांबा, और ताम्र वर्ण यानी होते हैं पत्ते, कि तांबे के पत्ते के समान पीपल के जो पत्ते हैं वो तांबे के पत्ते के समान। आप देखिए उन पर जो शाम के समय की जो धूप होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है, लालिमा युक्त होती है, लाल रंग की होती है, सोने के समान चमकने वाली होती है। तो ताम्र जब वो पीपल के वृक्ष पर गिरती है तो पीपल के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो कैसे दिखने लगते हैं, ताम्र वर्ण यानी कि तांबे के रंग के दिखने लगते हैं, लाल रंग के दिखने लगते हैं। और शतमुख, शतमुख होता है कि हजारों मुखों, ऐसा लगता है कि जो चंचल स्वर्ण निर्जर, निर्जर यानी होता है झरने, जो झरने हैं वो झर रहे हैं, तो ऐसे लगता है मानो वो शतमुख यानी हजारों मुखों रूपी जो झरने हैं अपनी चंचलता के साथ है वो झर रहे हैं, संध्या के समय झर रहे हैं। ज्योति स्तंभ धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। क्षितिज किसे कहते हैं, जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन दिखाई देता है, पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। तो ऐसा लगता है कि सरिता यानी होता है नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता। तो कहते हैं ज्योति स्तंभ सा, ज्योति स्तंभ यानी ज्योति के पुंज के समान, ज्योति पुंज के समान है वो। अब देखिए संध्या के समय जो सूर्य होता है वो कैसा लगता है, लाल रंग का लगता है, और एक ज्योति का पुंज सा दिखाई देता है, ज्योति का एक ज्वाला का गोला सा दिखाई देता है, आग का गोला सा दिखाई देता है कि ज्योति स्तंभ सा धस, धस यानी धस जाना, गट जाना, उससे किसमें, सरिता में, नदी में, यानी कि नदी में धसा हुआ सा ज्योति पुंज के स्तंभ के समान सूर्य है वो क्षितिज पर ओझल होता हुआ दिखाई देता। ओझल मतलब आंखों से दूर होना, आंखों से अदृश्य हो जाना। तो कहते हैं कि धीरे धीरे जो सूर्य है वो ज्योति के पुंज के समान, ज्योति स्तंभ के समान होता है, और वो धीरे धीरे सरिता में धसता हुआ सा दिखाई दे रहा है, सरिता में डूबता हुआ सा दिखाई दे रहा है, क्षितिज पर होता ओझल, और धीरे धीरे हमारी आंखों से अदृश्य हो जाता है, ओझल हो जाता है। वृद्ध सिंह में स्थल केंचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। अब जो गंगा का जल है, यहाँ गंगा जल की बात कर रहे हैं कि गंगा का जो पानी है उस पर भी जब सूर्य की मंथिन किरणें पड़ती हैं तो उसका रंग भी परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। तो चित कबरा यानी अनेक रंगों का भ्रम है वहां पैदा होता है। तो कहते हैं कि सिंह यानी मंद, विसर्त यानी होता है थका हुआ सा, केंचुल, तो विसर्त केंचुल यानी कि थका हुआ जो केंचुल होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, केंचुल सांप के समान, केंचुल सांप के समान है वो, थका हुआ सा, मंद सा, धीमा बढ़ता हुआ, और विसर्त केंचुल सा यानी कि लगता चित कबरा गंगा जल। चित कबरा यानी कि विभिन्न प्रकार के रंगों से ये लगा हुआ गंगा जल है वो ऐसा दिखता है शाम के समय में। तो यहाँ देखिए इन्होंने बड़ा ही सुंदर है कि शाम के समय का वर्णन है, कवि पंत जी है वो करते हैं। इन्होंने पीपल के वृक्ष की भी बात की है, तो चिंतामणि सांझ की देखिए यानी रूपक के माध्यम से भी इन्होंने अपनी बात की, प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी बात है वो कही है कि सांझ को है वो किसके रूप में चित्रित किया है, पक्षी के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने पंखों को फैलाकर है वो आगे बढ़ रहा है। पीपल के वृक्ष है उनका रंग भी है वो लाल कलर का दिखाया है। झरने हैं वो शतमुख यानी हजारों मुखों वाले झरते हुए चंचलता को प्रदर्शित करते हुए दिखाई है, चंचलता का बोध भी है वो करवाया जा रहा है। और सूर्य है वो धीरे धीरे आंखों से ओझल भी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है गंगा का जो जल है वो कैसा थका हुआ सा लग रहा है। चित कबरा गंगा है उसका रंग अनेक रंगों में परिवर्तित हो गया, और चित कबरा और मंद यानी कि धीमा बढ़ता हुआ, विशुद्ध यानी थके हुए केंचुल के समान है वो लगता है, केंचुल के समान लगता है। अगली पैराग्राफ है हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, धूप छां के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पाकिल। सर्पाकिल मतलब होता है सर्प के आकार के जैसे, सर्प का आकार होता है ना ऐसे तिरछा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो धूप छां के रंग की रेती, अब संध्या का जो समय होता है उसमें नदी के तट पर है या जो ये गंगा के तट पर देख लिया जाए या कोई सागर के तट पर देख लिया जाए, तो हम देखते हैं ना कि जो सागर से आई हुई मिट्टी होती है, सुनहरी मिट्टी होती है,
नदियों के तट पर आई हुई मिट्टी है वो लग रही है। अनिल उर्मियों से सर्पा के अनिल यानी अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है अनिल उर्मियों। उर्मियां होती है लहरें। अब देखिए हवा के चलने से जो मिट्टी है वो किस में बदल गई है? लहरों में बदल गई है। अनिल उर्मियों से सर्पा के क्यों नहीं कि सर्प के आकृति के समान लय नहीं है सर्पाकित यानी कि सर्प के आकृति के समान। तो जो अनिल उर्मी यानी हवा के चलने से वह जो मिट्टी जो रेत जो नदी के तट पर आई थी, सागर के तट पर आई हुई मिट्टी होती है वो हवा के चलने से किस में बदल गई है? लहरों में बदल गई है। हम तो देखिए राजस्थान में रहने वाले हैं और इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ है। दोहरे आपने देखे होंगे, अपने धोरों की धरती कहलाती है राजस्थान। तो धोरों की धरती में आपने देखा होगा कि धोरों पर कभी गए होंगे या कभी मिट्टी को देखा होगा, तो उसमें जब हवा चलती है तो उसकी आकृति भी कैसी हो जाती है? सर्पाकित हो जाती है। ऐसे लगता है कि उसमें लहरें आ रही हो। जिस प्रकार जल में लहरें आती है ना ऐसे वैसे ही मिट्टी है वो भी अपना आकार है वो ऐसा बना लेती है सर्पाकित। तो वही बात करते हैं कि ये जो नदियों के किनारे पर आई हुई सुनहरी मिट्टी है वो धूप छां के रंग की होती है और हवा के चलने पर वो लहरों में बदल कर अपनी आकृति सर्पाकित कर लेते हैं, सर्प के आकृति के समान कर लेते हैं। जिस प्रकार सर्प चलता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाकर है वो चलता है। नील लहरियों में लोडित होता है मथा हुआ पीला जल रजत जलद से बिंबित। जलद कहते हैं किसको? बादल को। देखिए जहां पर अब जल है वो पानी से संबंधित है और इसके पीछे दैल लगा हुआ था तो जल के साथ दैल लग जाता है तो वो किसके पर्याय बन जाते हैं? बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर जल के साथ जैल लग जाए तो वो कमल के पर्यायवाची है वो बन जाते हैं। तो नील लहरियों में लोडित हो, तो लोडित मतलब होता मथा हुआ था कि नील लहरियों की लहरें जो सागर में नदियों में जो नील लहरें उठती हैं लहरियों में मथे हुए से पीला जल रजत जल से। और जो सागर का जल है, नदियों का जल है, तालाब का जल है, पोखर का जल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जलाशय होते हैं उनका जल है नील लहरियों में लोडित। तो ऐसा लगता है मानो समुद्र के देखिए नीले जो ये जल होता है इसका प्रतीक के रूप में हम कौन सा रंग लेते हैं? नीला रंग लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब आप मानचित्र भी पढ़ते हैं तो उसमें अगर जलीय स्थान को दिखाया जाता है तो वो किस रंग में दिखाया जाता है? नीले रंग में दिखाया जाता है। आपने कभी देखा होगा भारत का मानचित्र पढ़ा होगा तो आपने जो प्रशांत सागर है, एशिया सागर है, जो भी आपने देखा है तो वो सब किस रंग में दिखाए जाते हैं? नीले रंग में दिखाए जाते हैं। तो इसमें नील लहरियां यानी पानी के लिए ये नीला प्रयोग है वो नीला रंग है वो प्रयुक्त होता है। तो नील लहरों को किसके रंग के समान बताया है? नीले रंग के समान। कि लहरें जो उड़ रही है वो नीले रंग की है, उसमें मथा हुआ है, उसमें लोडित यानी मथा हुआ पीला जल। और जल है वो कैसा हो गया? पीला हो गया रजत जल से। देखिए शाम के समय की जो किरणें पड़ती हैं वो पीली लाल रंग की होती है, लालिमा युक्त होती है, धीमी होती है, सोने के समान चमकने वाली होती है। और वो जल पर पड़ती है तो जल भी कैसा रंग ले लेता है? पीले रंग का हो जाता है। तो पीला जल रजत जल से। और अब इस पर जल यानी बादल का प्रतिबिंब पड़ रहा है, सफेद बादल का प्रतिबिंब पड़ने से वो जल है वो कैसा दिख रहा है? चांदी के समान दिख रहा है। यानी जल है वो कैसा? पीला और रजत यानी कि सफेद है वो दिखाई दे रहा है। उसका प्रतिबिंब है वो वैसा दिख रहा है, बादल का प्रतिबिंब है वो दिख रहा है। सिकता सलील समीर सदा से स्नेह पास में बंधे समुस्वल। सिकता यानी होता है रेत, जो बालू रेत होती है, बलुई रेत होती है, बलुई मिट्टी जो होती है उसके लिए सिकता सलील यानी होता है किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है। सलील है वो जल का पर्यायवाची है, समीर है वो वायु का पर्यायवाची है। तो यानी मिट्टी है वो किसमें? अपने जल में बदलती है। जल और समीर सदा से यानी कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, ग्रामीण परिवेश होता है, वहाँ की जो मिट्टी है बलुई रंग की एकदम सुनहरी मिट्टी। सलील यानी कि पानी है वो भी कैसा? श्वेत होता है। समीर और यानी हवा है वो भी सदा से कैसी होती है? समुज्ज्वल यानी कि उज्ज्वलता को लिए हुए होती है, अपने उज्ज्वलता। और ऐसी जो मिट्टी है, ऐसी जो हवा है, ऐसा जो जल है वो स्नेह पास में बांध लेता है, ऐसा स्नेह पास अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। अनिल पिंगलकर सलील अनिल यानी कि हवा है वो पिंगलकर किस रूप में आ रही है? पानी के रूप में आ रही है। और सलील जो गति दर्द सो बन गया लबालब। और कहते हैं कि जो
सलील यानी कि पानी है वो भी अपनी गति को लेकर द्रव के रूप में आता है। देखिए हम सब जानते हैं कि वो बादल है वो कैसे बनते हैं, पानी है उस पर ही सूर्य की किरणें गिरती है तो उससे भाप बनती है और भाप से ही आगे ऊपर जाकर बादल बनता है। वही बादल है वापस द्रव के रूप में अपना जल है वो बरसाता है। तो वही बात कहते हैं कि जो गति द्रव सो बन गया लवापन, तो कहते हैं कि वही जल है वो, वही जो हवा है जो जल का रूप लेती है, वही जल है वापस द्रव के रूप में है इस धरती पर आकर इस धरती को कैसा कर देता है, लबापल यानी कि लबालब है वो जल से भर देता है। यहाँ के झरने हैं वो जल से भर देते हैं। तो इस तरह से देखिए कवि सुमित्रानंद पंत जी है, इन्होंने इसमें प्रकृति का बड़ा ही उन्मुक्त और मनोहारी वर्णन है वो किया है। और किसके जीवन को दर्शाया है इन्होंने, ग्रामीण जीवन को, ग्रामीण जीवन है उसका परिवेश है उसको दर्शाया है। ग्रामीण परिवेश के दर्शन है वो इसमें करवाए हैं इन दो पदों में देखा है। ये कविता अभी आगे और भी बड़ी है लेकिन आज हमने इसकी दो ही पदों के दो ही जो ये पद थे इनकी व्याख्या है वो देखिए। आगे के पद है वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको इनका जीवन परिचय और दो पदों की व्याख्या है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम अगले पदों के